अस्सलाम वालेकुम। सो आज हम बात करेंगे एस्थमा विच इज़ रिलेटेड टू COPD। सो एस्थमा बेसिकली आपकी डिसीज़ है कंडक्टिंग जोन की। कंडक्टिंग जोन कौन सा जोन आता है? हमने पढ़ा था कि आपके लंग्स में दो जोन होते हैं, एक कंडक्टिंग जोन होता है और दूसरा रेस्पिरेटरी जोन। रेस्पिरेटरी जोन वो जोन है जहाँ एल्विलाई मौजूद होते हैं, जहाँ एक्चुअल गैसेज एक्सचेंज हो रही होती हैं, जबकि कंडक्टिंग जोन वो जोन है जो एयर को कंडक्ट करते हैं, लेकर जाते हैं टूवर्ड्स एल्विलाई, जहाँ रेस्पिरेशन हो। सो एस्थमा में क्या होता है कि आपके ब्रोंक्यूल्स जो हैं उनमें कुछ ऐसी चेंजेस आती हैं जिनकी वजह से उसमें कंस्ट्रिक्शन भी हो जाती है, इन्फ्लेमेशन भी हो जाती है और उस पर म्यूकस की प्रोडक्शन भी ज़्यादा बढ़ जाती है। ऑल इन ऑल इट विल कॉज ऑब्स्ट्रक्शन फॉर एयर। वो कैसे, उसको जानने के लिए तो सबसे पहले हम ब्रोंक्यूल्स का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो ब्रोंक्यूल्स का अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो आपको मुख्तलिफ लाइनिंग नजर आएगी। सबसे पहले तो ये ब्लैक में जो रिप्रेजेंट है दिस इज द एपिथेलियल लाइनिंग, जो कि बनी होती है जूडो स्ट्रेटिफाइड सेल्स से बनी होती है, ठीक है। और उसके ऊपर हमारे साथ डेंड्राइटिक सेल्स होते हैं यहाँ पर। उसके अलावा ये जो रेड सेल्स हैं ये दिमास सेल होते हैं। उसके बाद हम एपिथेलियल के बाद बात करें तो कुछ सेल यहाँ म्यूकोजल लेयर में मौजूद होते हैं। उसके बाद जो रेड लाइन है ये रिप्रेजेंट करती है आपकी स्मूथ मसल लाइनिंग। तो होता क्या है और कैसे, ये क्या रिएक्शन होते हैं जिनकी वजह से आपकी प्रोडक्शन, म्यूकस की प्रोडक्शन बढ़ रही है, कंस्ट्रक्शन भी हो रही है, इन्फ्लेमेशन भी हो रही है। तो उसको जानने के लिए तो एक पीस हम ज़रा देखते हैं, सेलुलर लेवल में देखते हैं तो होता क्या है। जब काट के हम ज़रा हम यहाँ पे ब्रॉडर एस्पेक्ट में देखते हैं कि हुआ क्या। होता यूँ है कि जब भी कभी कोई एलर्जेंट आता है आपकी बॉडी में, जब एलर्जेंट आता है तो यहाँ पे मौजूद कुछ डेंड्राइटिक सेल्स होते हैं। वो क्या करते हैं, वो इसको पकड़ लेते हैं। अब ये जो डेंड्राइटिक सेल है ना, ये प्रेजेंटिंग सेल है। ये इनका काम है कि इस जो एलर्जेंट को जिन्होंने रिएक्शन जो सिग्नल कैच किया इसको लेकर जाना है टूवर्ड्स TH2 हेल्पर सेल्स, जो कि ये ग्रीन कलर में मौजूद है। तो ये जो डेंड्राइटिक सेल्स हैं ये लेकर जाते हैं सिग्नल टूवर्ड्स TH2 सेल्स। अब जो TC है, जो T सेल्स के रिसेप्टर्स हैं, जब वो डेंड्राइटिक सेल से रिसीव करते हैं सिग्नल, वो आगे से दो चीज़ें रिलीज करते हैं। स्पेसिफिकली दो चीजें क्या रिलीज करेंगे, एक IL4 और एक IL5, इंटरल्यूकिन 4 एंड इंटरल्यूकिन 5। इसमें जो इंटरल्यूकिन 4 है ये जाके एक्ट करता है आपके बी सेल्स में। क्यों? क्योंकि जब ये बी सेल में एक्ट करता है तो आपके बी सेल एक्टिवेट हो जाते हैं और प्लाज्मा सेल्स बन के एंटीबॉडीज रिलीज करते हैं कि एलर्जेंट आ गया। एंटीबॉडीज कौन सी? IgE। ये IgE जाके आपके सेल्स, ब्रोंक्यूल्स के सेल्स, आपके ब्रोंक्यूल्स में मौजूद रेड कलर के जो रिप्रेजेंट है मौजूद मैस सेल्स में जाते हैं। मैस सेल में कैसे? आपके मैस सेल में आपके मैस सेल्स के ऊपर लग जाते हैं। क्या? IgE। ये कहाँ से आई थी? बी सेल से। किस तरह? TH2 सेल्स ने इंटरल्यूकिन 4 रिलीज़ किया जिसकी वजह से बी सेल प्लाज्मा सेल बने और IgE रिलीज़ की, एंटीबॉडीज़ रिलीज़ की। अब इसका फ़ायदा क्या है? अब ये जब एंटीबॉडीज़ मैस सेल में लग जाती हैं तो अब ये है कि अब दोबारा जब भी कभी कोई एंटीजन आया, कोई फॉरेन पार्टिकल आया, तो मैस सेल उसको काउंटर करेंगे और उस काउंटर के दौरान आपकी ब्रोंक्यूल्स में मसले मसाइल होते हैं। वो किस तरह के? अब जब दोबारा आता है एलर्जेंट, जब दोबारा आया तो सबसे पहले यहाँ मैस सेल ने उसको पकड़ लिया, क्योंकि अब उनके पास एंटीबॉडीज हैं, वो तैयार है। जब मैस सेल पकड़ लेते हैं उन्हें, जब वो एलर्जेंट अलर्ट हो जाते हैं तो वो आगे से अपना रिस्पॉन्स शो करते हैं। क्या शो करते हैं ये मैस सेल? ये आगे से कुछ केमोटेक्टेंट्स रिलीज करते हैं और कुछ ल्यूकोट्राइन्स एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स रिलीज करते हैं। उनसे क्या होता है? सबसे पहले तो जब इनके केमोटेक्टेंट्स और ये इंट्राल्यूकिन्स, ल्यूकोट्राइन्स और ये प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होंगे तो ये आपके एपिथेलियल वॉल जो है उसको डैमेज करेंगे। इस तरह डैमेज करेंगे कि आपके जो सेल्स हैं जो जुड़े हुए हैं, दीज आर सेल जुड़े, इसमें सेपरेशन हो जाती है। इस पे जब सेपरेशन होती है तो क्या होता है कि जो ये एंटीजन, ये जो एलर्जेंट है, ये आपके एपिथेलियल सेल से अंदर गुजर जाते हैं। जब अंदर गुजरते हैं तो यहाँ आपकी मौजूद होती हैं नर्व्स और वो जाके नर्व्स पे लग जाते हैं। जब नर्व सेल पे लगते हैं, नर्व सेल एक्टिवेट होती है जिसकी वजह से आपके ये स्मूथ मसल की कंस्ट्रिक्शन होना शुरू होती है। जब कंस्ट्रिक्शन होगी तो एरिया बढ़ेगा या कम होगा? जाहिर बात है कम हो जाएगा। ना सिर्फ ये, बल्कि यहाँ मौजूद जो मैस सेल्स हैं वो जब ल्यूकोट्राइन्स एंड प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज करते हैं उनकी वजह से भी इसकी कंस्ट्रिक्शन हो जाती है। किसकी? ये स्मूथ मसल्स लेयर की जो
कंस्ट्रक्शन होती है जो ब्रोंक्यूल में मौजूद होती है। उसके अलावा जो इसके नीचे जो लेयर्स होती है उसमें कुछ ग्लैंड होते हैं लाइक म्यूकस ग्लैंड। इन कैमोटेक्टेंस और प्रोस्टाग्लैंडिन्स और ल्यूकोट्राइन्स की वजह से म्यूकस की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है, म्यूकस की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है। ऑल इन ऑल एक कंस्ट्रक्शन हुई, दूसरी म्यूकस की प्रोडक्शन हुई। अब एक और फीचर है जो कि इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है अस्थमा की, कि मैस्ट सेल ने प्रोस्टाग्लैंडिन्स और ल्यूकोट्राइन्स रिलीज किया, एक्शन तो शो हुआ, लेकिन आपके इंटरल्यूकिन 5 रिलीज किया था आपके TH2 हेल्पर सेल ने। ना सिर्फ TH2 हेल्पर सेल ये रिलीज करता है बल्कि मैस्ट सेल भी आगे से ये रिलीज करता है IL-5। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब जब आपका ये IL-5 रिलीज होता है तो आपकी ब्रोंक्यूल में इसिनोफिल की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, इसिनोफिल की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। और इसिनोफिल की प्रोडक्शन जब ज़्यादा हो तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है आपके अस्थमा में, कि जब भी आप एस्थमेटिक पेशेंट के ब्रोंक्यूल्स को देखेंगे तो उसमें इसिनोफिल की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। अब जब इसिनोफिल की प्रोडक्शन ज़्यादा हुई ड्यू टू TH2 और मैस्ट सेल्स की वजह से प्रोडक्शन जब हैवी हुई तो उसमें इन्फ्लेमेशन भी हो जाती है, क्योंकि इसिनोफिल में कुछ ग्रैन्यूल्स होते हैं जिसमें प्रोमिनेंट हम बात करेंगे हिस्टामीन की। और जब ये रिलीज़ करते हैं, जब इसिनोफिल ओपन होते हैं उसमें हिस्टामीन रिलीज़ होती है और इन वजह से आपकी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स शो होता है आपका ब्रोंक्यूल्स, और ऑल इन ऑल इन्फ्लेमेशन भी हो जाती है। तो क्या हुआ, ज़रा रिवाइज करें। सबसे पहले शॉर्ट फॉर्म में डेंड्राइटिक सेल पे एंटीजन आया। सबसे पहले डेंड्राइटिक सेल गया TH2 सेल्स के पास, TH2 ने B सेल को एक्टिवेट किया, B सेल ने एंटीबॉडीज रिलीज की और एंटीबॉडीज जाके लग गई मैस्ट सेल्स के ऊपर। अब जब दोबारा एंटीजन आया तो मैस्ट सेल ने रिस्पॉन्स शो किया, कुछ ल्यूकोट्राइन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन, इंटरल्यूकिन रिलीज की, जिनकी वजह से कंस्ट्रिक्शन भी हुई, इन्फ्लेमेशन भी हुई और म्यूकस की प्रोडक्शन भी बढ़ गई। सेकेंडली मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसिनोफिल की प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ गई। क्यों? क्योंकि ना सिर्फ मैस्ट सेल की वजह से प्रोडक्शन बढ़ी बल्कि TH2 सेल्स की वजह से भी बढ़ी, क्योंकि ये दोनों IL-5 रिलीज करते हैं। ठीक हो गया? तो ये आपने सीक्वेंस हमेशा याद करना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्लेयर है वो TH2 सेल्स है, जिनकी वजह से B सेल्स एक्टिवेट हुए। और सेकेंड जो आपने चीज़ याद करनी है वो इसिनोफिल की प्रोडक्शन ज़्यादा होना, क्योंकि ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो जब ऑल इन ऑल ये होगा तो होगा क्या? जब ऑल इन ऑल आप क्या हुआ जी, बात की थी कि आपके स्मूथ मसल सेल की कंस्ट्रक्शन हो जाएगी। अब ये जब कंस्ट्रक्शन होगी तो क्या हो रहा है? एरिया कम हो रहा है। दूसरा हमने बात की इन्फ्लेमेशन शुरू हो गई, इन्फ्लेमेशन हुई, फिर भी थोड़ा सा एरिया मौजूद था, रही का सही कसर म्यूकस की प्रोडक्शन भी बढ़ गई। अब जब ये म्यूकस की प्रोडक्शन बढ़ गई तो एयरवे आपका बहुत ही जो पैसेज ऑफ एयर जो आना है उसको रास्ता बहुत कम मिला। रास्ता कम मिला तो ऑब्स्ट्रक्शन होगी, देन वी विल से द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम एस्थमा। अगर म्यूकस ने जाने दिया देन आपको थोड़ा बहुत एयर मिल जाएगी, लेकिन जब ये म्यूकस के थ्रू जाएगी तो एक स्पेसिफिक साउंड प्रोड्यूस करेगी जिसको हम कहते हैं वीजिंग साउंड। वीजिंग साउंड वो क्यों? क्योंकि जब म्यूकस प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो आपस में ये इंटरेक्ट होंगे और बबल से बनाएंगे, और इसी दौरान जब एयर आप इन्फ्लेट करेंगे तो वो इन म्यूकस के थ्रू जाएगी। जब वो म्यूकस के थ्रू जाएगी तो एक स्पेसिफिक साउंड करेगी, प्रोड्यूस करेगी, जो कि वीजिंग साउंड प्रोड्यूस होगी। वो किस तरह का साउंड होगा? दिस इज द वीजिंग साउंड। क्यों प्रोड्यूस हुआ आपने जान लिया। 12 जितना भी अभी हमने पढ़ा ये रिलेट करता है आपके एस्थमा को, और स्पेसिफिकली एटोपिक एस्थमा। एटोपिक एस्थमा जो कि एलर्जन की वजह से होता है। ठीक है, ये आपके जेनेटिकली पेशेंट में होता है, क्योंकि उनके बाज़ में ये करेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं कि स्पेसिफिक एलर्जन जब आए तो उनको ये एस्थमेटिक अटैक होता है। उसके अलावा एक और टाइप है एस्थमा की जो कि नॉन एटोपिक है। दिस इज़ नॉन स्पेसिफिक, इसका रीज़न नहीं पता, लेकिन ये है कि ये समटाइम्स किसी ड्रग्स स्पेसिफिकली एस्पिरिन की वजह से हो जाती है, या ऑक्यूपेशनल की वजह से, या किसी स्पेसिफिक एरिया इन्वायरमेंटल फैक्टर उसमें भी मैटर करता है। सो दिस इज़ द एस्थमा। आई होप आपको समझ आई होगी। थैंक यू।